हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे माइटोसिस से। तो सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इंटरफेस के बारे में पढ़ा, अलग अलग फेजेस हमने देखे, G1, G2, S फेस, M फेस, ये सब हमने देखा कि एक सेल साइकिल के जो हैं ये फेजेस होते हैं। तो हमने G1, S, G2 फेज तो कंप्लीट किया था। अब हम चलते हैं स्टूडेंट M फेज की तरफ। और हमें पता है M फेज को माइटोसिस फेज कहते हैं। M फेज में स्टूडेंट दो फेज होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इनको हम सब फेज की तरह ले सकते हैं। तो चलिए हम M फेज को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये देखिए, M फेज इज ऑल्सो सेड टू बी द माइटोसिस, यानी कि माइटोटिक फेज इसको कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो सेड टू बी द M फेज। यस, अब M फेज में एक्चुअली डिवीजन होगा। पहले होगा न्यूक्लियस का डिवीजन जिसको कैरियोकाइनेसिस कहेंगे, फिर होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन जिसको साइटोकाइनेसिस का नाम हम देंगे। सो देखिए क्या है, जो M फेज है ये डिवीजन का फेज है और इस डिवीजन को हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल्ड इट इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं स्टूडेंट? इसलिए कहते हैं ये पेरेंट सेल है और यही पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होगी। तो जो कंडीशन क्रोमोसोम की पेरेंट सेल में होगी वही सेम कंडीशन क्रोमोसोम की दोनों डॉटर सेल में भी मिलेगी। यानी कि जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है उसके इक्वल क्रोमोसोम ही डॉटर सेल में भी होंगे। तो इक्वल क्रोमोसोम या इक्वल जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से इसको इक्वेशनल डिवीजन का नाम देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट इसको डुप्लीकेशन डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब डीएनए को डिवाइड होना है क्रोमोसोम की फॉर्म पे तो वो क्या करेगा? अपना जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करेगा, डबल करेगा और फिर डॉटर सेल में एज इट इज कार्बन कॉपी चली जाएंगी। तो डीएनए डुप्लीकेट होगा और वही डुप्लीकेटेड डीएनए डॉटर सेल्स में जाएगा, इसीलिए इसको डुप्लीकेशन डिवीजन भी कहते हैं। नाउ इट इज ऑल्सो सेड टू बी द सोमेटिक डिवीजन, क्योंकि माइटोसिस जनरली सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है। सोमेटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जो बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इनका रिप्रोडक्शन में लीस्ट रोल होता है। कहीं कहीं पे रोल है, वो हम रिप्रोडक्शन में देखेंगे, बट मेनली इनका जो रोल है स्टूडेंट वो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो ये जो सोमेटिक सेल है ये अपना डिवीजन माइटोसिस के थ्रू ही करती हैं, इसीलिए माइटोसिस को सोमेटिक डिवीजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, माइटोसिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय स्ट्रेसबर्गर। सबसे पहले स्ट्रेसबर्गर ने इनको प्लांट सेल में देखा। So these were first observed by Strasburger in plant cell and Walter Fleming in animal cell। तो यानी कि हम दोनों सेल की बात करेंगे। स्ट्रेसबर्गर ने सबसे पहले प्लांट सेल में इनको ऑब्जर्व किया एंड वॉल्टर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एनिमल सेल में इनको ऑब्जर्व किया था। क्लियर? देन जो माइटोसिस टर्म है, दिस माइटोसिस टर्म वाज गिवन बाय फ्लेमिंग। कब दिया था? 1882 में फ्लेमिंग ने माइटोसिस टर्म को कॉइन किया था, या माइटोसिस टर्म जो है वो दिया था। जो अनियन रूट टिप्स होती हैं उसमें माइटोसिस बहुत क्लियरली विजिबल होती है, अच्छे से हम एक एक फेज को देख सकते हैं। सो अनियन रूट टिप कैन बी द बेस्ट मटेरियल टू स्टडी द माइटोसिस। तो माइटोसिस को स्टडी करने के लिए अनियन रूट टिप्स जो हैं उनकी जो सेल्स होती हैं वो बेस्ट मटेरियल मानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। माइटोसिस हैज टू मेजर इवेंट्स। माइटोसिस में स्टूडेंट दो मेजर इवेंट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं।
पहला क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है स्टूडेंट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस का जो मटेरियल है क्रोमेटिन फाइबर वो डिवाइड करता है और एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। क्लियर? देन सेकेंड जो इवेंट होता है दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है स्टूडेंट? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो दोनों न्यूक्लियस आधा आधा साइटोप्लाज्म लेंगे और सेपरेट हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। जैसे ही साइटोकाइनेसिस होता है तो जो सेल का डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? चलिए अब हम पहले स्टडी करेंगे कैरियोकाइनेसिस। फर्स्ट हम क्या स्टडी करेंगे स्टूडेंट? कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस में भी फर्दर 4 सब फेजेस होते हैं जिनको हम 4 स्टेजेस के नाम से जानते हैं। फर्स्ट स्टेज होती है स्टूडेंट प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट इज टेलोफेज। इनमें से जो सबसे लंबी फेज चलती है वो प्रोफेज होती है और सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन जिसका होता है दैट इज एनाफेज। सो एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज एंड प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। चलिए तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे प्रोफेज से। तो चलिए देखते हैं प्रोफेज। प्रोफेज स्टूडेंट सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का फेज है। लॉन्गेस्ट फेज होने की वजह से प्रोफेज को हम 2 स्टेज पे स्टडी करते हैं, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। अगर मैं ओवरऑल प्रोफेज की बात करूं तो प्रोफेज जो है वो कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेज है और G2 स्टेज के जस्ट बाद होने वाली फेज है। तो देखो जब प्रोफेज स्टार्ट होती है तो अर्ली प्रोफेज यानी शुरुआती प्रोफेज में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सो देखते हैं स्टूडेंट, ये सेल हम बना रहे हैं और ये हम पढ़ रहे हैं एनिमल सेल में, क्योंकि माइटोसिस जो है जब भी हम पढ़ते हैं तो वो हम एनिमल सेल के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये सेल हम बना रहे हैं। सो ये सेल की क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल तो प्लांट एनिमल सेल में नहीं होती है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर सेल ऑर्गेनेली एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड जेनेटिक मटेरियल जो है ये सब मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेली हैं वो डिसअपियर होना स्टार्ट होते हैं, साथ साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, वो भी डिसइंटीग्रेट यानी डिसअपियर होना स्टार्ट होता है। और ये इसलिए डिसअपियर होते हैं स्टूडेंट, जो जेनेटिक मटेरियल है वो अच्छे से डिवाइड कर सके, इक्वल डिवीजन दोनों डॉटर सेल के अंदर हो सके। तो अर्ली प्रोफेज में देखिए ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पे ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होगी। पूरी तरीके से तो अभी डिसअपियर नहीं होती है बट स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? और ये है स्टूडेंट न्यूक्लियोलस, जो ये भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो चुका है। सो दिस इज बेसिकली न्यूक्लियोलस। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या मिलता है? जेनेटिक मटेरियल, और ये जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेट में होगी यानी इंटरफेस में, तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म पे होता है, यानी डीएनए हमारा क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म पे प्रेजेंट रहता है। और ये जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं ये एक्चुअली लंबे लंबे धागे होते हैं जो आपस में उलझे हुए न्यूक्लियस के अंदर पड़े रहते हैं। अर्ली प्रोफेज में यही क्रोमेटिन फाइबर, इसका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, यानी ये शॉर्ट और थिक होने स्टार्ट होते हैं। अनटेंगल्ड जो उलझे हुए धागे पड़े हुए थे अब ये धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं।
सेपरेशन स्टार्ट हुआ है बट पूरी तरीके से सेपरेट अभी नहीं होंगे। तो यहां पे देखिए जो क्रोमेटिन फाइबर है स्टूडेंट वो क्या होगा, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सेपरेट होना स्टार्ट हुआ है, बट इनके जो एंड्स हैं वो आपस में अभी भी ओवरलैप कर रहे हैं। तो क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम की फॉर्म पे आना स्टार्ट हुआ है, यहां पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए अब कंडेंसेशन भले ही स्टार्ट हो चुकी है लेकिन क्रोमोसोम की पूरी शेप अभी नहीं बनी है। बीच से तो ये हमें सेपरेट दिखाई दे रहे हैं, बट इनके जो एंड्स होते हैं ना स्टूडेंट वो अभी भी आपस में ओवरलैप उलझी हुई फॉर्म पे पड़े हुए हैं। तो ये जो एंड्स हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, उलझे हुए न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देते हैं और इस तरीके से इनकी अपीयरेंस होती है जैसे एक ऊन का गोला हो, जिसको हम कहते हैं ना बॉल ऑफ वूल। और इसीलिए इसको हम इस स्टेज को नाम देते हैं स्पाइरम स्टेज। स्पाइरम स्टेज का मतलब क्या है, ये जो एंड्स है ना ये एंड्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। सो एंड्स आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड। एंड जो है स्टूडेंट वो सेपरेट नहीं हुए हैं, वो क्या करते हैं, दे ओवरलैप्ड। ओवरलैपिंग अभी इनकी चल रही है और इसी ओवरलैपिंग की वजह से जो एंड्स हैं दे अपीयर लाइक बॉल ऑफ वूल, ऊन के गोले की तरह दिखाई देते हैं। और इसीलिए इस स्टेज को हमने नाम क्या दिया है, वी कॉल्ड इट स्पाइरम स्टेज, जिसमें जो एंड्स हैं वो आपस में उलझे हुए ओवरलैपिंग स्टेज में है। सो दिस स्टेज इज बेसिकली स्पाइरम स्टेज। क्लियर स्टूडेंट? तो बेसिकली अभी तक हमने चेंज क्या देखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हुई है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ है, ये न्यूक्लियोलस स्टूडेंट, सेल ऑर्गेनेली डिसअपियर होना स्टार्ट हो गए हैं, जो क्रोमेटिन फाइबर है वो कंडेंस थिक होना स्टार्ट हुआ है और सेपरेट अनटेंगल्ड यानी कि सेपरेट उलझे हुए फॉर्म से सेपरेट होना स्टार्ट हुआ है, बट एंड्स अभी भी ओवरलैप्ड और उलझे हुए हैं, तो इसको स्टेज को स्पाइरम स्टेज कहा है। क्लियर? अब देखिए इसके अंदर और क्या चेंज होता है स्टूडेंट, जब सेल इंटरफेस में होती है तो इंटरफेस के एस फेज की हम बात करें तो देखो एस फेज में क्या होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स। क्लियर? तो इंटरफेस में हम पढ़ चुके हैं जो सेंट्रियोल है सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा और बेसिकली सेंट्रियोल जो है वो पेयर्स में प्रेजेंट होता है, सो वी कैन से सेंट्रोजोम डुप्लीकेट्स। तो यहां पे सेंट्रोजोम जो है वो डुप्लीकेट होगा। क्लियर? अब डुप्लीकेट हो गया, इसका काम क्या है वो देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, जो सेंट्रियोल है वो पेयर्स में प्रेजेंट होती है, एक सेंट्रियोल हॉरिजॉन्टल होती है इस तरीके से, दूसरी लॉन्जिट्यूडनल वे में, और इन दोनों का जो अरेंजमेंट है एक दूसरे के प्रति वो होता है परपेंडिकुलर। तो दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होती है और ये पेयर्स में प्रेजेंट होती है, तो इसको हम पेयर को क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम। सो दिस इज द पेयर ऑफ सेंट्रियोल और इसको हमने क्या कहा है, वी कॉल्ड इट सेंट्रोजोम। क्लियर? अब ये जो सेंट्रियोल का पेयर है,
सेंट्रियोल के चारों तरफ हमने पढ़ा था क्या अरेंज होते हैं, मेस्यूल। मेस्यूल क्या होते हैं, दे आर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। तो सेंट्रियोल के चारों तरफ अरेंज होते हैं मेस्यूल, और मेस्यूल दे एक्ट एज एमटीओसी। एमटीओसी क्या होता है स्टूडेंट, एमटीओसी इज बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है, इसका काम क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल को बनाना और उसको अरेंज करना। सो ये प्रोड्यूस करता है माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर्स। क्लियर, ये क्या करता है स्टूडेंट, ये माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर्स को फॉर्म करता है। अब माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर्स का यहां पे क्या रोल है, आइए वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा सेंट्रोजोम है। क्लियर, अब सेंट्रोजोम के चारों तरफ जो मेस्यूल है उसने माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर बनाए, और ये माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर जो है वो सेंट्रोजोम के चारों तरफ इस तरीके से रेडिएट करते हैं। क्लियर, सो ये बीच वाला स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट, इट इज सेंट्रोजोम। और ये जो रेडिएटिंग पार्ट यानी माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर जो रेडिएट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं एस्ट्रल रेज। इसको हमने क्या कहा है स्टूडेंट, एस्ट्रल रेज। तो जब सेंट्रोजोम और एस्ट्रल रेज आपस में कंबाइन होती है, कलेक्टिवली हम इसको नाम देते हैं एस्ट्रल। कलेक्टिवली हम इसको क्या नाम देते हैं, एस्ट्रल। सो आई होप ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर है। सेंट्रोजोम पेयर ऑफ सेंट्रियोल। अब इसके चारों तरफ जो मेस्यूल है, मेस्यूल माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर बनाएगा जो रेडिएट करेंगे, और यही रेडिएटिंग फाइबर को हमने एस्ट्रल रेज कहा है। तो सेंट्रोजोम और एस्ट्रल रेज दोनों को मिला के हमने क्या कहा है, एस्ट्रल। अब ये जो एस्ट्रल होती है स्टूडेंट, ये इस अर्ली प्रोफेज में सेपरेट करना स्टार्ट करती है, और ये पोल पे पहुंचने की कोशिश करेगी। तो यहां से इनका सेपरेशन अर्ली प्रोफेज में स्टार्ट होगा। ये देखिए, ये एक सेंट्रोजोम है और ये दूसरी सेंट्रोजोम है। क्लियर, अब इनसे जो माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर हैं वो रेडिएट हो रहे हैं, यानी कि एस्ट्रल रेज यहां से रेडिएट हो रही है। सो देखो, हम यहां पे क्या कहेंगे, एस्टर्स आर मूविंग अपार्ट। एस्टर एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं, सेंट्रोजोम एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं, या सेंट्रियोल एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रही है। तो तीनों एक ही बात है। क्लियर, तो यहां पे देखो क्या है, हम कहेंगे एस्टर्स और सेंट्रोजोम्स मूविंग अपार्ट, क्योंकि इनको अपोजिट पोल पे जाना है। अब इसमें यहां पे एक और चीज हम देखेंगे स्टूडेंट, ये दोनों जो एस्टर्स हैं, इन एस्टर्स पे एस्ट्रल रेज आपको दिखाई दे रही है। इन पे कुछ एस्ट्रल रेज ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती है, और वो एस्ट्रल रेज जो ज्वाइन होती हैं एक दूसरे के साथ, यही फ्यूचर में बनते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो ये फ्यूचर के क्या है, स्पिंडल फाइबर्स। क्लियर, अब यहां पे हम देखेंगे कि अगर हम स्पिंडल फाइबर और एस्टर को कलेक्टिवली देखें, तो स्पिंडल फाइबर और एस्टर को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं, वी कॉल्ड इट माइटोटिक अपैरेटस। हम इसको क्या कहते हैं, माइटोटिक अपैरेटस। अगर हम इस पूरी कंडीशन को समझें तो शुरू से अर्ली प्रोफेज में हमें क्या क्या देखने को मिला है। अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ है,
पूरी तरीके से नहीं, दे स्टार्ट टू डिसअपियर, एंड जो सेल ऑर्गेनली है वो भी स्टार्ट टू डिसअपियर हुई है। क्रोमेटिन फाइबर का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है, जिनके एंड्स अभी भी उलझे हुए हैं, स्पाइरम स्टेज। सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल के जो पेयर्स हैं वो एक दूसरे से अपोजिट मूव कर रहे हैं। इनके जो मेस्यूल है, मेस्यूल ने माइक्रोट्यूब्यूल के जो फाइबर्स हैं वो रेडिएटिंग फॉर्म बनाई है, जिसको एस्टर कहा है, और वो बेसिकली एस्टल रेज कहा है। और ये एस्टल रेज जब आपस में कनेक्ट करेगी तो यही क्या बनेंगे, स्पिंडल फाइबर बनेंगे फ्यूचर सेल के। क्लियर? तो ये सारी कंडीशन होती है स्टूडेंट अर्ली प्रोफेज में। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट लेट प्रोफेज की। तो देखो लेट प्रोफेज में क्या होगा, यानी ये प्रोफेज का एंड चल रहा है। तो लेट प्रोफेज में हम देखेंगे कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये देखिए स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन है। अब यहां पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है। तो हम ये देखते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एट द एंड पूरी तरीके से क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। अब जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, ये क्या करती है, छोटी छोटी वेसिकल्स की फॉर्म पे आ जाती है, और ये जो वेसिकल्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब जब ये वेसिकल्स जो हैं ये साइटोप्लाज्म पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तब हम कहेंगे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी तरीके से क्या हो गई है, डिसअपियर हो गई है। न्यूक्लियोलस भी पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। अब यहां पे क्या होगा, जो क्रोमेटिन फाइबर का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, क्रोमोसोम बनने स्टार्ट हुए थे, अब उस पे दो क्रोमेटिड्स जो हैं वो दिखने लगती हैं, यानी कि इस तरीके से जो सेंट्रोमियर है और ये जो क्रोमेटिड्स हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है ऐसे। अभी भी यहां पे पूरी तरीके से तो विजिबल नहीं होती है, लेकिन जो क्रोमेटिड्स हैं उनकी अपीयरेंस वो स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो अर्ली स्टेज में, लेट प्रोफेज में इस तरीके से हमारे क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं। क्लियर? सो यहां पे हमें 2 क्रोमेटिड्स दिखनी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट, लेट प्रोफेज में जो सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल है या फिर एस्टर्स हम इनको कह सकते हैं, ये कंटिन्यूसली क्या करती है, एक दूसरे के अपोजिट मूव करती रहती है। ये देखिए सेंट्रोसोम जो है स्टूडेंट वो कंटिन्यूसली एक दूसरे के अपोजिट मूव करती रहेगी, क्योंकि इसको अभी पोल पे जाना है। और ये जो स्पिंडल फाइबर यहां पे बनते हैं ये भी इलोंगेट होते रहेंगे। क्लियर? सो बेसिकली अभी कंडेंसेशन चल ही रही है, क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो रहे हैं, बट क्रोमेटिड्स हैं उनकी शेप हमें दिखाई देने लगी है। सेंट्रोसोम या एस्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट और मूव कर रहे हैं। सेल ऑर्गेनली पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियस पूरी तरीके से, और जो हमारा क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो भी पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। क्लियर? तो ये कुछ कंडीशन होती है कहाँ, लेट प्रोफेज में। अब देखिए हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं स्टूडेंट। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज द अर्ली प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में देखो क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं जिनकी कंडेंसेशन स्टार्ट हुई है क्रोमेटिन फाइबर से, अभी ये देखो क्या है, एंड्स इनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी उलझे हुए हैं और खुद के साथ भी इनके एंड्स जो है वो उलझे हुए हैं।
तो स्पाइरम स्टेज में हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी अर्ली प्रोफेज में दिखाई देते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुका है। न्यूक्लियोलस अभी आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है, बट उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुका है। देन लेट प्रोफेज में ये देखिए क्रोमेटिड्स जो हैं वो दिखाई देने स्टार्ट हो गए हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी एट द एंड ऑफ लेट प्रोफेज। न्यूक्लियोलस भी पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ पे एस्टल रेज या फिर सेंट्रोसोम की हम बात करें वो दिखाई नहीं है, बट यहाँ पे वो क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि उनको कहाँ जाना है, पोल पे पहुंचना है। क्लियर? तो ये है स्टूडेंट प्रोफेज के बारे में। चलिए आइए हम एक बार नोट्स के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। सो प्रोफेज क्या है? इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस डिवीजन की फर्स्ट स्टेज होती है प्रोफेज। So first stage of karyokinesis of mitosis follows the S and G2 phase. इंटरफेज की S और G2 फेज के बाद ही होती है स्टूडेंट कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेज क्या है? प्रोफेज। देन यहां पे क्या होगा? क्रोमेटिन फाइबर कंडेंसेशन इनिशिएट। जो क्रोमेटिन फाइबर है उनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है। और क्यों हुआ है? टू फॉर्म क्रोमोसोम, ताकि ये क्रोमोसोम की शेप में आ सके। तो यहाँ पे कंडेंसेशन अभी स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड। क्रोमोसोमल मटेरियल अनटेंगल्ड का मतलब क्या होता है कि जो उलझे हुए क्रोमेटिन के फाइबर पड़े थे वो सेपरेट होना स्टार्ट हुए हैं। सो ड्यूरिंग क्रोमेटिन कंडेंसेशन, यानी क्रोमेटिन जब कंडेंसेशन होता है तो जो क्रोमोसोमल मटेरियल है या क्रोमेटिन फाइबर है अनटेंगल सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, एंड्स ऑफ क्रोमोसोम दे आर नॉट डिस्टिंग्विश। जो क्रोमोसोम के एंड है वो डिस्टिंग्विश सेपरेट नहीं हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं? ओवरलैपिंग। दे ओवरलैप एंड अपीयर लाइक द बॉल ऑफ वूल। वूल के बॉल, ऊन के गोले की तरह दिखती है, और इस स्टेज को हमने क्या नाम दिया है? स्पाइरम स्टेज। स्टेज को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? स्पाइरम स्टेज। नेक्स्ट देखिए, डुप्लीकेट सेंट्रोसोम मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर। जो सेंट्रोसोम है अब वो एक दूसरे के अपोजिट मूव करना स्टार्ट कर देती है। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल इज कॉल्ड एस्टर्स। जो सेंट्रोसोम है उसके चारों तरफ इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट करते हैं, और सेंट्रोसोम और इस रेडिएटिंग माइक्रोट्यूब्यूल को मिला के हमने क्या नाम दिया है? एस्टर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक अपैरेटस। ये हम सब पढ़ चुके हैं कि भाई सेंट्रोसोम के साथ एस्टल रेज होती है, एस्टल रेज और सेंट्रोसोम को मिला के हम कहते हैं एस्टर्स। एस्टर और स्पिंडल फाइबर को मिला के हम कहते हैं माइटोटिक अपैरेटस। क्लियर? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट मतलब डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेल ऑर्गेनली ऑल्सो बिगिंस टू डिसअपियर। सेल ऑर्गेनली भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कहानी कहाँ की है? अर्ली प्रोफेज की। अब हम चलते हैं स्टूडेंट लेट प्रोफेज। तो लेट प्रोफेज में देखो क्या है? क्रोमेटिन फाइबर कंडेंसेशन कंटिन्यूस। जो क्रोमेटिन फाइबर है उसकी कंडेंसेशन अभी चल ही रही है। टू क्रोमेटिड स्टार्ट्स टू अपीयर इन अ क्रोमोसोम्स शेप, यानी जो क्रोमेटिड है वो लेट प्रोफेज में दिखाई देना स्टार्ट कर जाएगी। एस्टर्स आर कंटिन्यू टू मूव अवे टू द अपोजिट पोल। जो एस्टर्स है वो अपोजिट पोल पे मूव कंटिन्यूसली करते रहेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से क्या है? कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट यानी कि डिसअपियर हो जाती है। कब? एट द एंड ऑफ लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज के एंड पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कन्वर्टेड इनटू वेसिकल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेसिकल की फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगी और साइटोप्लाज्म पे
डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्लियर? न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये भी क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? डिसअपियर हो जाते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट मेटाफेज कि मेटाफेज में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो मेटाफेज में ये हमारी सेल रहेगी आउटर मेम्ब्रेन, तो हमारी क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल की सेल है, सो ये क्या है स्टूडेंट? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुकी है, सेल ऑर्गेनली, न्यूक्लियोलस सब डिसअपियर हो चुके हैं। यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो पूरी तरीके से कंडेंस्ड हो जाते हैं। अब जब क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो गए हैं मेटाफेज में, तो क्रोमोसोम की सबसे शॉर्ट और सबसे थिक फॉर्म हमें जो क्रोमोसोम है वो पूरी तरीके से कंडेंस्ड हो जाते हैं मेटाफेज में। तो जो क्रोमोसोम की सबसे शॉर्ट और सबसे थिक फॉर्म है वो हमें मेटाफेज पे देखने को मिलती है। तो मेटाफेज पे क्रोमोसोम शॉर्टेस्ट और थिकेस्ट होते हैं। तो जब हम माइक्रोस्कोप में ऐसे क्रोमोसोम को देखते हैं तो वो क्लियरली विजिबल होते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, जब हम क्रोमोसोम को देखेंगे तो सेंट्रोमियर एंड दोनों क्रोमेटिड्स बहुत अच्छे से विजिबल होते हैं। क्लियर? अब अगर हमारा क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल है, शॉर्टेस्ट है, थिकेस्ट है, तो मेटाफेज जो है वो बेस्ट फेज होता है क्रोमोसोम के नंबर को स्टडी करने के लिए एंड क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए मेटाफेज इज द बेस्ट फेज। क्लियर? अब यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे स्टूडेंट, काइनेटोकोर जो है वो सेंट्रोमियर के सरफेस पे डिस्क की तरह इस तरीके से क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइनेटोकोर। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? काइनेटोकोर। और जो स्पिंडल फाइबर है वो स्पिंडल फाइबर स्टूडेंट इस काइनेटोकोर से ही अटैच होते हैं। क्लियर? सो ये क्या है? स्पिंडल फाइबर्स। सो देखिए मेटाफेज में क्या हुआ है? क्रोमोसोम बिल्कुल थिक शॉर्ट हो गए हैं, सेंट्रोमियर इजीली विजिबल है, क्रोमेटिड्स इजीली विजिबल है, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट, जो सेंट्रोसोम है, जो एस्टर्स है, वो अपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं इस तरीके से। ये देखिए सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे मूव कर गए हैं। ये बन गया है स्टूडेंट स्पिंडल फाइबर। इस तरीके से स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? अब यही स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होंगे और ये क्या करते हैं? क्रोमोसोम को इक्वेटर पे मूव कराते हैं। तो अब जो क्रोमोसोम है वो सेल की बिल्कुल मिडल पोजीशन पे इस तरीके से क्या होगा? अरेंज होगा। और इसको अरेंज कौन करता है स्टूडेंट? स्पिंडल फाइबर इसको इक्वेटर पे मूव कराएंगे। अब ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं स्टूडेंट, ये मूव कैसे कराते हैं? ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच रहेंगे। तो ये देखिए, ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच है। क्लियर? तो अब यहां पे हम एक चीज देखेंगे कि जो स्पिंडल फाइबर है उन्होंने ही क्रोमोसोम को इक्वेटर पे अरेंज कराया है। और जब ये जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे मूव करते हैं
तो इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं, वी कॉल्ड इट कंग्रेशन। सो देखिए स्टूडेंट, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टू इक्वेटर, इसको हमने क्या कहा है, वी कॉल्ड इट कंग्रेशन। सो क्रोमोसोम जब इक्वेटर, इक्वेटर क्या है, बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है सेल का, उस पे जब क्रोमोसोम मूव करते हैं इसको हम कहेंगे कंग्रेशन। एंड कंग्रेशन कौन करता है, स्पिंडल फाइबर, जो क्रोमोसोम्स को क्या करेंगे, काइनेटोकोर से अटैच करके इक्वेटर पे अरेंज कर देंगे। नाउ ये जो इक्वेटर पे हमारे क्रोमोसोम्स अटैच हैं, तो ये जो इक्वेटर का जो प्लेन बनता है स्टूडेंट, प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड मेटाफेसिक प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट। तो यहां पे देखो क्या है, प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम is called मेटाफेसिक प्लेन और इक्वेटोरियल प्लेन। इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, मेटाफेसिक प्लेन और इक्वेटोरियल प्लेन। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे मेटाफेस पे क्या हुआ है, क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस्ड हो गए हैं, हम इनको बेस्ट स्टडी कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी, मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम भी। क्रोमोसोम काइनेटोकोर से अटैच हो गए हैं। अब वो स्टूडेंट यहां पे हम एक चीज और देखेंगे, कुछ स्पिंडल फाइबर आप देख रहे हैं जो एक एस्टर से दूसरे एस्टर तक कनेक्टेड है, यानी पोल टू पोल कुछ स्पिंडल जो है वो कनेक्टेड है। इनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स। दे आर कनेक्टेड पोल टू पोल, एक पोल से दूसरे पोल तक ये क्या है, कनेक्टेड है। लेकिन कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं स्टूडेंट, जो कुछ स्पिंडल फाइबर ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो देखिए क्रोमोसोम को कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट कहां से करेंगे, काइनेटोकोर। तो इतना जो पार्ट है, इतना पार्ट हमारा यहां पे ये स्पिंडल फाइबर नहीं है। तो इसीलिए जहां पे क्रोमोसोम अटैच होते हैं उन स्पिंडल फाइबर को हम नाम क्या देते हैं, वी कॉल्ड इट डिसकंटिन्यूअस और क्रोमोसोमल फाइबर्स या फिर क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। तो जहां पे क्रोमोसोम अटैच नहीं होंगे वो कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर होंगे, और जहां पे क्रोमोसोम अटैच होंगे वो डिसकंटिन्यूअस और क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर बनते हैं। तो बेसिकली ये होता है स्टूडेंट मेटाफेज के अंदर। तो मेटाफेज आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं मेटाफेज के बारे में भी देख लेते हैं स्टूडेंट। सो मेटाफेज देखिए क्या है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एट दिस फेज। तो पूरी तरीके से जो कंडेंसेशन है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम आर थिकेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम थिकेस्ट और शॉर्टेस्ट जो है वो हो जाते हैं, हैंस क्लियरली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से बिल्कुल क्लियर दिखाई। दिस इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के नंबर को बेस्ट स्टडी मेटाफेज में कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी को भी बेस्ट स्टडी हम मेटाफेज में ही कर सकते हैं। टू सिस्टर क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर इजिली विजिबल होती है, दोनों क्रोमेटिड्स को आपस में होल्ड करके रखती है। क्लियर? काइनेटोकोर अपीयर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर। तो ये स्टूडेंट
सेंट्रोमियर है, दोनों क्रोमेटिड्स हैं, और ये यहाँ पे क्या है, काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर के सरफेस पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है। काइनेटोकोर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट। जो काइनेटोकोर है वो अटैचमेंट की साइट की तरह काम करता है, किसके, स्पिंडल फाइबर के लिए। तो बेसिकली स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच होते हैं थ्रू द काइनेटोकोर। क्लियर? स्पिंडल फाइबर मूव्स क्रोमोसोम टू द सेंट्रल पोजीशन। जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम को सेंट्रल पोजीशन पे मूव करा देते हैं, और सेंट्रल पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। सो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर इज कॉल्ड कंग्रेशन, एंड प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड मेटाफेसिक प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेसिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट एक ही बात है। सो उस प्लेन को हमने ये नाम दिए हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि ये जो फेज है, दिस इज ट्रांजिशन मेटाफेज। ट्रांजिशन मेटाफेज में आप देखिए कि ये जो सेंट्रियोल है, जो एस्टर है, इससे जो स्पिंडल फाइबर है, उससे हमारे क्रोमोसोम अटैच कर रहे हैं। अब ये जो क्रोमोसोम है ये क्या करते हैं, धीरे 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 ऊपर की तरफ मूव करते हैं, दोनों पोल पे मूव करते हैं। क्या करेंगे, ऊपर वाले जो स्पिंडल फाइबर हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, नीचे वाले नीचे की तरफ, और इस मूवमेंट में हमारे जो क्रोमोसोम हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन पे आके अरेंज हो जाते हैं, जिसको हम मेटाफेसिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। तो ये होता है हमारे मेटाफेज में। क्लियर? चलिए, सो नेक्स्ट वीडियो में हम एनाफेज के साथ कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत क्लियर हुआ होगा।